हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 7 जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि मेन रूप से अगर हम बात करें सीटेट एग्ज़ाम की, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो लास्ट सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको जो बुक्स हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है नोट की, यानी कि एक बच्चा होता है, उसके दादाजी उसे नोट देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा जब नोट को देखता है तो उसे देखता है कि नोट में दाहिनी तरफ तो गांधी जी का चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। अब उसके दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि ये शेर आखिर यहाँ क्यों बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहानी है इसकी। तो देखिए इसमें बताया गया है कि बच्चे की तस्वीर के साथ मतलब जो यहाँ पर शेर है, रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है और उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है। यानी कि जो नोटों पर हम शेर देखते हैं उन्हें पत्थरों से काटकर बनाया गया है। और उन्हें कहाँ स्थापित किया गया है, तो उन्हें स्थापित किया गया है सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर। स्तंभ यानी कि किसी एक बड़े खंबे पर। अब इसके बाद देखिए, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा था, इसका नाम था क्या, अशोक। अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इससे पहले कि हम ये जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो चलिए आइए इसी बारे में जानते हैं। तो देखिए अशोक के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो अशोक थे वो जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि अशोक के दादाजी थे। और उन्होंने कब की थी, लगभग 2300 वर्ष पहले। और किसकी सहायता से की थी, तो चाणक्य या कौटिल्य, एक ही व्यक्ति का नाम है, या तो आप उसे चाणक्य के नाम से जाने या कौटिल्य के नाम से। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, 2300 साल पहले की थी, और चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से की थी। और चाणक्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछी जाती है, बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दर्शाया गया है, यानी कि आगे आपको एक मानचित्र दिखाया जाएगा। और इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। इसके बाद देखिए जो तक्षशिला है ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ जो उज्जैन है वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने जाने वाले रास्ते में पड़ता था। और उन्हीं नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। अब देखिए वंश क्या होता है। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। और जो मौर्य वंश है इसमें 3 महत्वपूर्ण राजा थे, हुए तो कई सारे थे लेकिन यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त जिन्होंने इस वंश की स्थापना की, उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मैप है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। ये मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर हैं, जैसे कि ये इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी है उज्जैन, और तीसरी राजधानी है देखिए तक्षशिला। बाकी के सारे नगर हैं जो आप देख सकते हैं, मेरठ, सारनाथ, कौशाम्बी, गुजर, ये सारे यहाँ से अशोक के शिलालेख अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आगे लिखा है कि साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाका जो था वो ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, और वहाँ पर लोग क्या करते थे, फल और फूल का संग्रहण, जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और अलग अलग प्रकार का ही भोजन करते थे, और अलग ही अलग कपड़े भी पहनते थे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो राज्य है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है।
तो देखिए जो साम्राज्य है वो राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए भी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है और इसीलिए उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत भी पड़ती है। अब है कि साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। कैसे? तो देखिए जो पाटलिपुत्र था उस पर सम्राट का सीधा नियंत्रण, यानी कि ये जो इलाका था यहाँ के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए जो राजा था वो अधिकारियों की नियुक्ति करता था और जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, यानी कि राजा के आदेश को नहीं मानते थे, अधिकारी उनको सज़ा भी देते थे और कईयों अधिकारियों को वेतन भी मिलता था। और इसमें क्या होता था, संदेशवाहक होते थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस होते थे वो अधिकारियों के कार्यकलापों पर नज़र भी रखते थे, यानी कि जो अधिकारी हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो जासूस थे वो देखने का काम करते थे। और सबसे ऊपर क्या था, सम्राट होता था जो कि राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के भीतर क्या था, कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे और यहाँ पर शासन कैसे किया जाता था, तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से। यानी कि मौर्य साम्राज्य की 3 राजधानियाँ थी। पहली हो गई पाटलिपुत्र जहाँ से राजा शासन कर रहा है, और तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियाँ भी थी। और यहाँ पर पाटलिपुत्र से ही नियंत्रण रखा जाता था और राजकुमारों को, यानी कि जो राजा के बेटे होते थे, उनको वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ठीक है, और इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इसके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यानी कि जो बाकी का हिस्सा होता था बचा हुआ, वहाँ पर सिर्फ रास्तों और नदियों के जो रास्ते हैं उन्हीं पर नियंत्रण रखते थे। और यहाँ से उन्हें जो भी चीज़ें कर के रूप में भेंट, यानी कि एक उपहार के रूप में मिलती थी, उसे सिर्फ इकट्ठा कर लेते थे। जैसे कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखा है, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, आपको या तो आप कहीं पर नोट कर लीजिए अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, या फिर आपको ऐसे ही अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए। तो संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में, सबसे अंत में कौन से इलाके आते थे, जंगल वाले इलाके। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो स्वतंत्र थे और उनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। अब देखिए एक शब्द है नजराना। तो नजराना क्या है, तो जो कर थे यानी कि टैक्स, वो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, लेकिन जो नजराना था वो अनियमित रूप से, यानी कि जब भी संभव हो, इकट्ठा किया जाता था। और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से, यानी कि अपनी खुद की इच्छा से जो लोग सामान देते थे राजा के अधिकारियों को, उसे नजराना कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर राजधानी में सम्राट। तो मेगास्थनीज कौन था, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इतनी बार की गिनती नहीं की जा सकती, इतनी बार ये पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन, मेगास्थनी, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और उसने एक विवरण दिया है सम्राट के बारे में कि जो सम्राट है वो जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। यानी कि जब सम्राट होता है वो जनता के जब सामने आता है तो उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है और उनके जो अंगरक्षक हैं वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं क्योंकि उन्हें इस बात से डर रहता है कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उनके खाने को चखते हैं और वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो देखिए किस तरीके की सुरक्षा होती थी उस समय राजा की, वो यहाँ पर बताया गया है।
इसके बाद पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, कि ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। विशाल प्राचीर से घिरा है, 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से ये बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, और चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है अशोक के बारे में। तो अशोक एक अनोखा सम्राट, तो अशोक को एक अनोखा सम्राट क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। तो देखिए अशोक जो था मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था, और वो एक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। और अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब बात करते हैं अशोक के कलिंग युद्ध की। तो देखिए कलिंग क्या है, तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, और अशोक ने इसे जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई, और उन्होंने निर्णय लिया कि वे कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। इसीलिए अशोक को एक अनोखा सम्राट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर है कि अशोक का धम्म क्या था। धम्म यानी कि उस समय प्राकृत रूप धर्म का जो प्राकृत भाषा में कहा जाता था वो धम्म कहा जाता था। तो देखिए अशोक ने अपना ही एक धम्म विकसित किया, जिसमें किसी देवता की पूजा या किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, और उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को वे निर्देश दें, और वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अब देखिए यहाँ पर एक आपको देख सकते हैं आप एक चित्र में, जिसमें पत्थर की ये मूर्ति है उत्कृष्ट पॉलिश वाली, और ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का इस हिस्सा है, और वर्तमान में इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अब देखिए ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार क्या होता था, टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। तो अशोक ने क्या महसूस किया कि इन समस्याओं का जो निदान है उसका कर्तव्य है, यानी कि जो अशोक थे उनका मानना था कि ये सारी जो समस्याएं हैं उनको दूर करना उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र, इम्पोर्टेंट है नोट कर लीजिएगा, धम्म महामात्र नाम का एक अधिकारी होता था, उसकी नियुक्ति की अशोक ने, जो कि क्या करता था, जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश जो थे वो कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे, और उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य के लिए श्रीलंका भी भेजा था। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि अशोक ने श्रीलंका में अपने धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा, तो अपने पुत्र जो था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इसके अलावा उन्होंने सड़कें भी बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, और मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो आप देख सकते हैं कितने महान राजा थे वो, इसलिए उनको महान सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर ब्राह्मी लिपि के बारे में लिखा है कि आधुनिक भारत की जो ज़्यादातर लिपियाँ हैं वो पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं, और यहाँ पर आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं व लिपियों में देख सकते हैं। तो देखिए ये है ब्राह्मी में, फिर उसके बाद देवनागरी यानी कि हिंदी की जो लिपि है, इसके बाद बांग्ला में इस तरीके से, मलयालम में इस तरीके से लिखा जाता है, और तमिल में ऐसे लिखा जाता है। तो आपने देख लिया। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये भी पूरा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं। जब आप नोट्स बनाएंगे खुद से लिखेंगे चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगी। तो ये था आज का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।